हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर, भारतीय संविधान में अधिकार। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स देखिए, हमारे सामने पहला पॉइंट आता है, वो है अधिकार से क्या अभिप्राय है। फ्रेंड्स देखिए, मनुष्य एक समाज में रहता है, उसे अपना जीवन जीने के लिए, अपना विकास करने के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है, और ये अधिकार जो है हमें राज्य द्वारा प्राप्त होते हैं। यहाँ राज्य से मतलब है सरकार द्वारा। फ्रेंड्स देखिए, संविधान जो है हमें कई प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अब ये मौलिक अधिकार क्यों प्रदान करता है? जिससे हम अपना विकास कर सके। इन अधिकारों के बगैर हमारा विकास संभव नहीं है। जी हाँ, इन अधिकारों के बगैर हम अपना विकास नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी हमारा शोषण कर सकता है अगर ये अधिकार हमारे पास नहीं होंगे तो। इसलिए इन अधिकारों की गारंटी खुद संविधान देता है। सो फ्रेंड्स, हमारे सामने नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है अधिकारों का घोषणा पत्र। अब ये अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकार को सूचीबद्ध करके रखा जाता है। सूचीबद्ध मतलब इकट्ठा करके रखा जाता है, लिख कर रखा जाता है, और संविधान द्वारा प्रदान की गई इसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स जो हमारे सामने आता है, वो है मौलिक अधिकार क्या है। फ्रेंड्स ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर अधिकार के ऊपर है। मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो संविधान में लिखित होते हैं, और इनकी गारंटी खुद संविधान देता है, और ये अधिकार किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा मौलिक अधिकार क्या होते हैं। आइए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे सामने आता है, वो है मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। इनमें जो सबसे ऊपर आता है वो है समानता का अधिकार, और इसकी जो हमें पूरी व्याख्या मिलती है वो अनुच्छेद 14 से 18 में मिलती है। यहाँ हम इसके कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमें कानून के समक्ष समानता मिलती है, रोजगार के अवसरों में समानता मिलती है, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर भी इसमें किसी भी भेदभाव की मनाही है। अगर कोई इनका उल्लंघन करता है तो उसे दंड दिया जाता है न्यायालय द्वारा। फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट अधिकार आता है, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की जो हमें पूरी व्याख्या दी जाती है वो 19 से 22 अनुच्छेद में दी जाती है। इसमें हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब भाषण देने की स्वतंत्रता, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, हम जब चाहें भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं। कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, हमारे ऊपर कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी रोक नहीं है कि हम ये व्यापार नहीं कर सकते, हम अपना मनचाहा व्यापार कहीं भी भारत में कर सकते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी जमा होने की स्वतंत्रता। आइए दोस्तों अपना नेक्स्ट अधिकार देखते हैं। नेक्स्ट अधिकार जो है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसकी जो पूरी व्याख्या में मिलती है वो मिलती है हमें 22 से 23 अनुच्छेद में। इसमें बंधुआ मजदूरी पर रोक होती है, जोखिम भरे कामों में बच्चों से काम कराने पर रोक होती है। सो फ्रेंड्स आइए चले आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट अधिकार जो होता है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अपनी आस्था प्रार्थना की आज़ादी होती है, धार्मिक मामलों में प्रबंधन की आज़ादी होती है। आइए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट अधिकार देखते हैं, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसमें अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण का अधिकार होता है। अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार होता है। सो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिकार की तरफ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार की जो आपकी पूरी व्याख्या मिलती है वो मिलती है अनुच्छेद 32 में। मौलिक अधिकार जो संविधान द्वारा लागू किए गए हैं, अगर कोई इनका उल्लंघन करता है तो हम न्यायालय में जाके अपील कर सकते हैं इन अधिकारों को लागू कराने के लिए। और तो फ्रेंड्स देखिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ रिट जारी करता है। अभी रिट क्या है, ये कैसे जारी किए जाते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा डीपली डिस्कशन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स रिट क्या है? रिट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी किया जाता है, और इसमें जो सबसे ऊपर आता है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय द्वारा तब जारी किया जाता है जब न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में पेश कराने का आदेश देता है, ताकि उस पर लगे मामलों की सुनवाई हो सके। तब न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है। अब जो फ्रेंड्स हमारे सामने नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है परमादेश। अब ये परमादेश कब जारी किया जाता है? तो ये परमादेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहा, और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार, जो उसके मौलिक अधिकार जो 6 उसे मिले हुए हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, और या उनमें से कोई एक भी प्रभावित हो रहा है, तो न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए परमादेश जारी करता है और उसे ऐसा करने से रोकता है।
नेक्स्ट जो हमारे सामने आता है फ्रेंड्स वो है निषेध आदेश। अब ये निषेध आदेश क्या है? देखिए फ्रेंड्स, हमारे संविधान में न्यायालयों को भी अधिकार प्राप्त है कि वो किन किन मामलों पर सुनवाई कर सकते हैं। तो जब कोई निचली अदालत अपने अधिकारों का अतिक्रमण मीन्स उनका उल्लंघन करके जो उसे अधिकार मिले हुए हैं उनको तोड़कर किसी मामले की सुनवाई करती है, तो ऊपर की अदालत मीन्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसे ऐसा करने से रोकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो फ्रेंड्स हमारे सामने आता है वो है अधिकार परीक्षा। अब ये अधिकार परीक्षा कब जारी किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, ये तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पर काम कर रहा है जिस पर उसका कानूनी रूप से कोई अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा जारी करता है। आई होप कि आपको ये सब पॉइंट समझ में आए होंगे कि कैसे न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमारे सामने नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है नीति निर्देशक तत्व क्या है। सो फ्रेंड्स देखिए, नीति निर्देशक तत्व क्या है? संविधान हमें निर्देशों की एक सूची प्रदान करता है और इसी को हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ये वो अधिकार होते हैं जो हमें मौलिक अधिकार के अलावा मिलते हैं, लेकिन हम इन्हें लागू कराने के लिए, जैसे मौलिक अधिकार को तो लागू कराने के लिए हम कोर्ट में जाते थे जब कोई इनका उल्लंघन करता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। ये वे नीतियाँ होती हैं जिन्हें सरकार को भी मानना चाहिए। अब ये कौन कौन सी नीतियाँ होती हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये वे लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं जिन्हें हमें एक समाज के रूप में मानना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इसके कुछ लक्ष्य और उद्देश्य भी होते हैं। इसके उद्देश्य जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, जीवन स्तर को ऊंचा करना, इसके उद्देश्य होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर नीतियाँ कौन कौन सी आती हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, इसके अंदर आती है समान नागरिक संहिता सबको मिलनी चाहिए, उपयोगी पशुओं को नहीं मारना चाहिए हमें, ये इसके अंतर्गत नीतियाँ आती है। घरेलू उद्योग यानी कि जो घर में काम किए जा सकते हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। मद्यपान यानी कि गुटखा, शराब, सिगरेट आदि पर रोक लगानी चाहिए, जिसकी कुछ नीतियाँ हैं। अब फ्रेंड्स, हम अपना लास्ट एंड इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट पढ़ लेते हैं, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। सो फ्रेंड्स देखिए, हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कि पर्यावरण की रक्षा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, राष्ट्रीय ध्वज मतलब जो हमारा तिरंगा है, जो हमारा झंडा है, उसका आदर करना। आपस में भाईचारा यानी कि प्यार बढ़ाकर रहना, अपने देश की रक्षा करना, ये हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।